गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 से फसल उत्पादन में अध्याय 2 भू सर्वेक्षण के तहत जैव सर्वेक्षण के आवश्यक उपकरण। ठीक है, तो इसमें आप लोग को जैव सर्वेक्षण के आवश्यक उपकरण के तहत इनके बाकी जो उपकरण है उसको आप लोग को बता दिया था। आज हम उसी के तहत और उपकरण है जिसमें से पहला आपका है क्रॉस स्टार, दूसरा है आपका दिक्सूचक, तीसरा है आपका ऑप्टिकल और उसके बाद है आपके क्षेत्र पुस्तिका। इसमें मैंने नंबर डाल दिए हैं, ये 8वें नंबर का है। ठीक है, उसके बाद दिक्सूचक 9वें नंबर का, 10वें नंबर का ऑप्टिकल स्क्वायर और 11वें नंबर में क्षेत्र पुस्तिका है। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं क्रॉस स्टाफ पर। तो क्रॉस स्टाफ जो होती है वो चेन लाइन पर किसी बिंदु से लंब डालने के लिए क्रॉस स्टाफ का उपयोग किया जाता है। जो क्रॉस स्टाफ है वो चेन लाइन पर किसी बिंदु से लंब डालने के लिए क्रॉस स्टाफ का उपयोग किया जाता है। ये जो क्रॉस स्टाफ है वो 3 प्रकार की होती है। एक आपका खुला हुआ यानी ओपन, दूसरा आपका फ्रेंच और तीसरा आपका समायोजन किया जाने वाला यानी एडजस्टेबल। ठीक है, मतलब उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्रॉस स्टाफ जो होती है वो अधिकतर उपयोग में लाई जाने वाली एक युक्ति होती है। ठीक है, अधिकतर उपयोग में लाई जाने वाली क्या होती है, युक्ति होती है। इसके ऊपर धातु के 4 भुजाएं होती है। धातु की क्या होती है, इसके ऊपर धातु की 4 भुजाएं होती है और उनमें समकोण की पतली क्या लगी रहती है, सिरे लगी होती है। ठीक है, समकोण की पतली पट्टियां लगी रहती है, सिरे लगी रहती है। ठीक है, और ये जो होती है लकड़ी या लोहे की पोल के ऊपर लगी होती है। इनकी जो लंबाई होती है वो 5 फुट, इनका जो सिरा का लंबाई होती है वो 5 फुट लंबी होती है। और चेन लाइन पर लंब बिंदु को ज्ञात करने के लिए क्राफ्ट स्टाफ पर लगभग उस बिंदु के समीप चेन पंक्ति को सीधा खड़ा कर दिया जाता है और उसके ऑफसेट की दूसरी ओर जो राड है उसको तब तक हम हिलाते रहते हैं जब तक कि वो जो राड है वो सीधी दिखाई हुई प्रतीत ना हो। ठीक है, जब तक वो राड है वो क्या ना हो, सीधी दिखाई हुई प्रतीत ना हो। ठीक है, फिर हम उसको देख लेते हैं कि जो राड लगी हुई है ऑफसेट की दूसरी तरफ वो हमें सीधी दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है। सीधी जो दिखाई दे रही है वह नहीं दे रही है। ठीक है, और क्रॉस स्टाफ को आगे और पीछे तब तक हम खसकाते रहते हैं जब तक कि उसमें जो लगी हुई लाइन ऑफसेट है वो 2 समकोण में विभाजित ना हो जाए। वो जो उसमें लाइन ऑफसेट है वो 2 समकोण में विभाजित ना हो जाए। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये क्रॉस स्टाफ। इसमें मैंने क्या बताया, लंब बिंदु को डालने के लिए। ठीक है, लंब बिंदु का मतलब है केंद्रक बिंदु, लंबवत बिंदु को हम ज्ञात करते हैं इस क्रॉस स्टाफ की तरह। एक बार फिर बताना चाहूंगा, क्रॉस स्टाफ में क्या होती है, ऊपर 4 भुजाएं लगी होती है। ठीक है, और 4 भुजाओं के बाद उसके सिरे पर समकोण की 4 पत्तियां लगी होती है। ठीक है, उसकी जो ऊपर की सिरे की लंबाई होती है 5 फीट लंबाई होती है और लंबवत बिंदु को डालने के लिए क्रॉस स्टाफ के समीप चेन बिंदु में एक राड सीधी रखी जाती है और उसके दूसरे तरफ के ऑफसेट में जो राड लगी रहती है उसको तब तक हम घुमाते रहते हैं जब तक कि वो जो राड है वो हमें सीधी दिखाई प्रतीत नहीं होती है। और हम उसके बाद जब सीधी दिखाई प्रतीत होती है तो हम उसके दूसरे ऑफसेट की तरफ जो राड लगी हुई उसको हम देख लेते हैं एक बार कि वो सीधी दिखाई दे रही है या नहीं दे रही। उसके बाद की जो क्रिया है वो जो राड है उसको हम आगे, जो क्रॉस स्टाफ है उसको हम आगे पीछे तब तक करते रहते हैं जब तक कि उसमें जो ऑफसेट लाइन जो लगी हुई है वो 2 समकोण में विभाजित ना हो जाए। ठीक है, वो क्या हो जाए, 2 समकोण में विभाजित ना हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रॉस स्टाफ। दिक्सूचक सुई, आप दिक्सूचक सुई के बारे में सुने होंगे, एक प्रिज्मेटिक या मैग्नेटिक कंपास के बारे में। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास का मतलब होता है दिशा का पता लगाने के लिए इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यह भी संरक्षण के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। इसमें दिशा पता लगाने के लिए इसमें क्या होती है, तो ये जो होती है संरक्षण होती है इसमें एक सुई लगी होती है जो दिशा बताती है। इसमें एक सुई लगी होती है जो क्या बताती है, दिशा बताती है और उसमें दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। इसमें जो होती है उसमें दक्षिण दिशा उत्तर दिशा को क्या किया रहती है, प्रदर्शित की रहती है। वो कहलाती है आपका दिक्सूचक सुई या मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, दिक्सूचक सुई क्या कहलाती है, मैग्नेटिक कंपास। ऑप्टिकल स्क्वायर, ऑप्टिकल जो स्क्वायर होती है वो आपका क्रॉस स्टाफ की तरह ही कार्य करती है। ठीक है, जो ऑप्टिकल स्क्वायर होती है वो क्रॉस स्टाफ की तरह ही क्या करती है, कार्य करती है। लेकिन ये जो
ऑप्टिकल स्क्वायर है वो क्रॉस हिसाब से अत्यधिक शुद्धतम मापन करने के लिए जानी जाती है। ठीक है, ये क्या करती है, अत्यधिक शुद्धतम मापन ज्ञात करने के लिए जानी जाती है। ठीक है, और ये जो ऑप्टिकल स्क्वायर होती है वो त्रिकोणीय आकृति की होती है। ठीक है, ये क्या होती है, एक त्रिकोणीय आकृति की होती है और इसमें इसकी जो दीवारें होती है 45 अंश के कोण के रूप में दिखाई देती है। इसकी जो दीवारें होती है वो क्या होती है, 45 अंश के कोण के रूप में दिखाई देती है, यानी 45 अंश के कोण में मुड़ी हुई होती है। और इसके दोनों तरफ एक आईना लगा दिया जाता है, दो पर्दे पर क्या लगा दिया जाता है, आईना लगा दिया जाता है और ऊपर पर एक खिड़की लगी होती है जिससे हम उस रॉड को बाहर से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाहर से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इस यंत्र का उपयोग हम लंबदंडों की दूरी ज्ञात करने के लिए करते हैं। इस यंत्र का उपयोग हम क्या करते हैं, लंबदंड की दूरी ज्ञात करने के लिए करते हैं। और इसमें ही हम क्या करते हैं, समकोण को बनाकर उसकी लंबदंड की दूरी को आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ये कहलाती है आपका ऑप्टिकल स्क्वायर। जिस तरीके से क्रॉस स्टॉक था उसी तरीके से ऑप्टिकल स्क्वायर का भी उपयोग करते हैं। और जो क्रॉस स्टॉक है उसमें शुद्धतम मान नहीं प्राप्त होता है तब हम वहां क्या करते हैं, ऑप्टिकल स्क्वायर को उपयोग कर लेते हैं। एक बार भी बताना चाहूंगा कि जो ऑप्टिकल स्क्वायर होती है त्रिकोणीय आकृति 45 अंश के कोण पर झुकी हुई होती है और इसके दो पर्दों पर आईना लगा होता है और ऊपर फिर एक खिड़की लगी होती है जिससे हम उस रॉड को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होती है ये लंबवत बिंदु को दो समकोण में विभाजित करने के लिए आसान तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक बार भी बता रहा हूँ कि क्रॉस स्टॉक से अधिकतर मतलब ज्यादा बेहतर आप ऑप्टिकल स्क्वायर का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद है आपका क्षेत्र पुस्तिका। उसके बाद आपका क्या है, जो क्षेत्र पुस्तिका। तो क्षेत्र पुस्तिका का मतलब होता है, क्षेत्र इंग्लिश में उसको बोलते हैं फील्ड बुक। ठीक है, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, फील्ड बुक। तो जब भी हम सर्वेक्षण करते हैं तो सर्वेक्षण करने के साथ साथ जो भी हम क्रियाएं करते हैं उसको हम एक क्या करते हैं, उसका मापन जो लिए रहते हैं उसको हम एक पुस्तिका में दर्शाने का कार्य करते हैं। ठीक है, हम जो मापन लिए रहते हैं उसको हम क्या करते हैं, पुस्तिका में दर्शाने का काम करते हैं, प्रविष्टि करने का काम करते हैं। तो उसको हम मापांकन पुस्तिका या क्षेत्र पुस्तिका के नाम से जानते हैं। मापांकन पुस्तिका या क्षेत्र पुस्तिका के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसमें हम उनके जो भी सर्वेक्षण के समय कार्य किया जाता है, किसी भी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है तो वहां जो क्षेत्रफल ज्ञात होती है उसको हम इसी पुस्तिका में दर्शाने का कार्य करते हैं, क्षेत्र पुस्तिका में दर्शाने का कार्य करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, क्षेत्र पुस्तिका में दर्शाने का कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो उसके कार्य को मैंने लिखा हुआ है, उनकी कुछ आवश्यक बातें उसको भी मैंने लिखा है। क्षेत्र पुस्तिका में जो होती है उसमें क्या होती है, एक उसके बीच में एक समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा प्रदर्शित कर दी जाती है और उन्हीं के बीच में मध्य में आधार रेखाओं को हम उसमें क्या करते हैं, अंकित करते हैं और भिन्न भिन्न लंबाई की दूरियों को उसमें लिखने का काम करते हैं। और बाकी जो दूरियां होती है दाएं बाएं के रूप में हम उसमें लिखने का कार्य करते हैं। इसमें जो लिखने का कार्य होता है, लेखन कार्य होता है, वो नीचे से लेके ऊपर की ओर होता है। नीचे से लेके ऊपर की ओर होता है। जो हम प्रविष्ट करते हैं मापन को वो नीचे से लेके ऊपर की ओर प्रविष्टियां होती है, वो कहलाती है आपका क्षेत्र पुस्तिका। वो क्या कहलाती है, आपका क्षेत्र पुस्तिका। क्षेत्र पुस्तिका में लिखने से पहले हम कुछ आवश्यक बातों को भी जान लेते हैं ताकि हम क्या कर सकते हैं, क्षेत्र पुस्तिका में अच्छे तरीके से जो मापन है उसको हम प्रदर्शित कर सके, लिख सके। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं जब भी हम क्षेत्र पुस्तिका में किसी वस्तु, किसी आधार का, किसी भूमि का मापन हम करते हैं तो वहां सबसे पहले उस क्षेत्र का हम नाम प्रदर्शित कर देते हैं, यानी है ना। और वहां जो सर्वेक्षण के द्वारा कार्य किया जाता है उस सर्वेक्षण का हम क्या कर देते हैं, नाम लिख देते हैं। उस सर्वेक्षण का हम क्या कर देते हैं, नाम लिख देते हैं। सर्वेक्षण का क्षेत्र, सर्वेक्षण का क्या कर देते हैं, क्षेत्र, कौन से क्षेत्र पर हम कार्य कर रहे हैं तो सर्वेक्षण का क्षेत्र हो जाता है। और उसके बाद होता है कार्य प्रारंभ करने की तिथि। जिस तिथि में हम सर्वेक्षण का कार्य कर रहे हैं उसका हम क्या कर देते हैं, दिनांक उसमें अंकित करते थे। तीन बातें हैं। ठीक है, ये बहुत आवश्यक है। ठीक है, इससे ही हमें पता चल सकता है कि हमने किस कार्य में सर्वेक्षण किया है, सर्वेक्षण का नाम क्या है, उसके क्षेत्र क्या है और किस दिनांक को हमने क्या किया था, सर्वेक्षण किया था। ठीक है, उसके आगे होता है आपका क्षेत्र पुस्तिका में लिखने की विधि।
क्षेत्र पुस्तिका में क्या होती है, लिखने की विधि। ठीक है, तो क्षेत्र पुस्तिका में लिखने की विधि परिभाषा में बताया था कि जब भी हम क्षेत्र पुस्तिका में लिखने का कार्य करते हैं, हम नीचे से लेके ऊपर की, नीचे से लेके क्या करते हैं, ऊपर के। जैसे कि बिंदु बी, हम बिंदु बी जैसे कि अंकित करते हैं, बिंदु बी से बा से हम लिखना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका नीचे की तरफ से, और बा से लेके हम आ तक का हम क्या करते हैं, लिखने का आ तक लिखते हैं। तो यहाँ बा से लेके आ तक का, ठीक है, यानी ए से बी से लेके ए तक का, बी से लेके ए। तो बी आपका क्या है, नीचे का क्षेत्र होगा, और ए जो है आपका ऊपर का क्षेत्र होगा। तो इस तरीके से नीचे से ऊपर तक लिखने का हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, नीचे से ऊपर तक लिखने का कार्य करते हैं। दूसरा हो जाता है आपका बीच का कॉलम चेन पंक्ति मानकर इसको भिन्न भिन्न दूरियों पर लिखना चाहिए। बीच का कॉलम चेन पंक्ति मानकर इसको भिन्न भिन्न दूरी पर लिखना चाहिए। इसमें मैंने बताया था उनके बीच में दो समांतर रेखा प्रदर्शित कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, दो समांतर रेखा प्रदर्शित कर दी जाती है। तो यही जो बीच का कॉलम है वो समांतर रेखाओं के बीच में दो समांतर रेखा ली जाती है, उसमें जो बीच का कॉलम बनता है उसमें भिन्न भिन्न दूरियों को लिखने का कार्य करते हैं। मध्य में भिन्न भिन्न दूरियों को लिखने का कार्य करते हैं, और जो बीच अगर भर जाती है तो दाएं और बाएं करके हम उसमें उनकी दूरियों को लिखने का कार्य करते हैं। तीसरा है आपका इसके पृष्ठों पर प्रत्येक दो पृष्ठ के बाद नंबर देना अनिवार्य है। इनके जो पृष्ठ है उनमें प्रत्येक दो पृष्ठ के बाद आपको नंबर देना अनिवार्य होता है। ठीक है, इसमें जो पुस्तिका में लिखी जाती है पृष्ठ लिखी जाती है, उनके जो प्रत्येक दो पृष्ठ होते हैं उनके बाद आपको नंबर देना अनिवार्यता होता है। इसके बाद आपका चौथा, इस पर मकान आदि प्रदर्शित करके ऑफसेट लेने के बाद दूरी लिख देनी चाहिए। ठीक है, क्या बोला गया है, इसमें जो मकान है और बहुत सारे आदि जो चित्र प्रदर्शित करते हैं, तो जो ऑफसेट लेने के बाद कार्य किया जाता है उसमें दूरी को लिख देनी चाहिए। ठीक है, उसमें दूरी को क्या कर देनी चाहिए, लिख देनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा इंजीनियर जब भी काम करते हैं तो क्षेत्र पुस्तिका के आधार पर ही कार्य करते हैं। जब भी कोई घर बनाते हैं तो उसी तरीके से वो क्या करते हैं, क्षेत्र पुस्तिका बनाती है। ठीक है ना, जब भी कोई घर बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, बहुत आप देखे होंगे इंडस्ट्री बनती है, तो इंडस्ट्री बनाने के लिए जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो इंजीनियर का सहारा लेते हैं, और इंजीनियर का सहारा तो इंजीनियर जो है वो क्षेत्र पुस्तिका का कार्य करते हैं, और क्षेत्र पुस्तिका के तहत आपके मकानों को प्रदर्शित करते हैं कि कौन सा जगह पे कौन कौन से कार्य होने वाले हैं, कौन सी जगह पर कौन सा रूम बनने वाले हैं। इस तरीके से वो पूरी जानकारी लेते हैं और उस क्षेत्रीय पुस्तिका में क्या करते हैं, लिखने का कार्य करते हैं। ठीक है, नॉर्मली से आप अपना घर भी बनाते हो तो देखे होंगे कि जैसे कि किचन कहाँ पर रखी है, बेडरूम कहाँ पर रखी हुई है, बाथरूम कहाँ पर रखा हुआ है, इस तरीके से क्या करती है इंजीनियर जो है उसको उस क्षेत्रीय पुस्तिका में प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसलिए उसकी दूरी लिखना हमें बहुत जरूरी हो जाती है। स्टेशन का नाम साफ साफ अंकित होना चाहिए। स्टेशन का जो नाम है वो क्या होना चाहिए, साफ साफ अंकित होना चाहिए। प्रत्येक चयन पंक्ति को अलग अलग पृष्ठों पर लिखना चाहिए। प्रत्येक चयन की पंक्ति जो है उसको अलग अलग पृष्ठों पर क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। नाम को तुरंत ही फील्ड बुक पर लिख दे। नाम को क्या है, तुरंत ही फील्ड बुक पर क्या कर देना चाहिए, लिख देना चाहिए। एक शब्द को दो बार नहीं लिखना चाहिए। एक शब्द को दो बार नहीं लिखना चाहिए। जैसे कि आपने एक शब्द को एक बार लिखा, ठीक है ना, मान लीजिए आप एक रूम प्रदर्शित करें तो एक रूम आपने 4 सेंटीमीटर, उदाहरण बता रहा हूँ, 4x4 का रूम बना रहे हो, तो यहाँ पे एक अंकित किया तो उसको दोबारा और दूसरे जगह पर नहीं अंकित करना चाहिए। मतलब उनके नामों को आपको दो बार नहीं लिखना चाहिए, एक शब्द को दो बार नहीं लिखना चाहिए। लिखने के लिए अच्छी सी पेंसिल का उपयोग करनी चाहिए। लिखने के लिए आपको एक अच्छी सी पेंसिल का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि आप क्षेत्रीय पुस्तिका में उसकी डायग्राम को प्रदर्शित करते हो तो अच्छे से वो दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, अच्छे से क्या होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक था जल सेक्शन के तहत उसके उपकरण में क्रॉस स्टॉक
दिक्सूचक, ऑप्टिकल और क्षेत्र पुस्तिका। ठीक है, तो आज हमारा जय सेक्शन की जो भी समाप्त होता है। एक बार फिर बता देना चाहता हूँ, क्रॉस स्टॉक, दिक्सूचक, ऑप्टिकल और क्षेत्र पुस्तिका। ठीक है, क्रॉस स्टॉक क्या करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है? लंब डालने के लिए, लंबवत दूरी ज्ञात करने के लिए एक समकोण के माध्यम से इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। समकोण में विभाजित करके हम इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। दूसरा जो होता है दिक्सूचक, दिक्सूचक में हम दिशा बताने के लिए उपयोग करते हैं, जिसमें एक तरफ जो इसमें सुई लगी रहती है, एक तरफ दक्षिण दिशा नॉर्थ दिशा को बताती है, दूसरी तरफ साउथ दिशा उत्तर दिशा को बताती है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ को ये क्या करती है? बताने का कार्य करती है। उत्तर और दक्षिण को क्या करती है? बताने का कार्य करती है। उसके बाद आपका ऑप्टिकल स्क्वायर, ऑप्टिकल स्क्वायर जो होती है क्रॉस स्टॉक से बेहतर होती है और शुद्धता मापन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। शुद्धता मापन करने के लिए क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है। और क्षेत्र पुस्तिका, क्षेत्र पुस्तिका में सभी मापों को जो भी मापन किया जाता है उसको सही सटीक और उचित स्थानों पर लिखने का कार्य किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।